जो 2-3 मुद्दे अभी उठाए गए, चिट्ठी वाला मामला, पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल वाला मामला, इसमें कुछ वो लोग शामिल हैं जो 378 दिनों तक आंदोलन में हमारे साथ रहे, जिनको हमने अपने परिवार का हिस्सा माना, जिनके साथ हम सड़क पे 0 से 50 डिग्री तक के तापमान में बैठे। तो आज खुशी नहीं बल्कि बहुत दुख हो रहा है और बड़े भारी मन के साथ आपसे बात कर रहे हैं। साथियों, अक्टूबर के महीने में ये कुछ चर्चाएं हमें सुनने को मिली कि कुछ लोग सरकार से चोरी छिपे बात कर रहे हैं। ये मीडिया के अंदर से, आप जैसे जो मीडिया के भाई थे उन्हीं के माध्यम से हमें ये जानकारी मिली। हमारे बहुत सारे लीडर्स ने एसकेएम की लगातार मीटिंगों में ये मामला उठाया कि भाई हमें बताया जाए कि क्या किसी की कोई सरकार से बात चल रही है, लेकिन हमें हर बार ये जवाब मिला कि ऐसी कोई भी बातचीत नहीं हो रही है। दिवाली से पहले एक पत्रकार साथी जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के पास आते हैं, जब ये बीमार थे, इनके घर पे आते हैं और इनको एक चिट्ठी दिखाते हैं कि डल्लेवाल जी क्या आपको मालूम है कि सरकार को ये चिट्ठी लिखी गई है। हम ऐसी किसी चिट्ठी के बारे में नहीं जानते थे। जब वो चिट्ठी इन्होंने देखी और हमसे बाकी साथी जो आज बैठे इनसे बात करी तो हमें बहुत बड़ा झटका लगा। उसके बाद इन्होंने पंजाब के कुछ संगठनों की बैठक बुलाई। पहले उस बैठक में कुछ लोगों ने उस चीज को मना किया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन जब ज्यादा जोर देके ये कहा गया कि आप इस चीज को रखिए, हमारे पास एक चिट्ठी है जो किसी पत्रकार ने दी है, तो उसके बाद धीरे धीरे कुछ लोगों ने स्वीकार किया कि उनकी अलग अलग सतर पे सरकार से लगातार बातचीत चल रही थी। जिस चिट्ठी में जो लिखा गया है वो चिट्ठी भी हमारे पास है, वो आपको हम दिखा देंगे। उस चिट्ठी में कुछ लोगों ने बिना पूरे एसकेएम को विश्वास में लिए हुए, लाखों किसानों को विश्वास में लिए हुए बिना सरकार को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने कहा कि एक कानून रिपील कर दिया जाए, एक कानून के ऊपर कमेटी बना दी जाए, एक कानून को स्टेट गवर्नमेंट पे छोड़ दिया जाए और एमएसपी पे भी कमेटी बना दी जाए। जबकि हमारी डिमांड थी तीनों कानून रद्द किए जाए और एमएसपी पे गारंटी कानून बनाया जाए। लेकिन कुछ साथियों ने ऐसा पत्र सरकार को लिख दिया और वो भी बिना लोगों को विश्वास में लिए हुए। उसके बाद 30 नवंबर को हम बिल्कुल पुख्ता सारी चीजों के साथ आपको ये बता रहे हैं। 30 नवंबर को आशु प्रॉपर्टीज में, जहां डॉक्टर दर्शन पाल का दफ्तर था, वहां पे एक मीटिंग होती है कोऑर्डिनेशन कमेटी की। उस मीटिंग में जब दोबारा से ये चिट्ठी की बात उठी तो योगेंद्र यादव जी ने वो चिट्ठी दिखाई, जिसमें उन्होंने कहा कि 13 सितंबर को एक बैठक होती है जिसमें कुछ चुनिंदा लोगों को बुलाया जाता है, पूरे एसकेएम को नहीं बुलाया जाता। जबकि एसकेएम का नियम यह था कि कोई भी फैसला लिया जाएगा आंदोलन के बारे में तो वो एसकेएम की सबसे बड़ी मीटिंग में होगा, जिसमें तमाम किसान संगठन, 500 से अधिक किसान संगठन होंगे। योगेंद्र यादव जी ने बताया कि 13 सितंबर को एक चुनिंदा लोगों की बैठक होती है, वहां पे वो एक फ्लैट में होती है और वहां पे चर्चाएं होती है उन सिलेक्टेड लोगों के बीच में चिट्ठी के बारे में। और योगेंद्र यादव जी ने जो चिट्ठी भेजी गई वो हमें दिखाई। योगेंद्र यादव जी ने खुद ये बताया कि उनकी तरफ से उस 21-22 लोगों की मीटिंग में जितने भी थे, वो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बता देंगे डल्लेवाल जी। तो योगेंद्र यादव जी ने कहा कि उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि इस चिट्ठी में कुछ बदलाव किए जाने चाहिए। तो वहां कुछ लोग बोलते हैं कि जो बदलाव आप चाहते हो बदलाव करके चिट्ठी दे दीजिए। खुद योगेंद्र यादव जी के ये शब्द है कि जब उन्होंने कुछ समय बाद वो बदलाव करके चिट्ठी भेजी तो सामने से जवाब आया कि वो चिट्ठी तो सरकार को जा चुकी है। उस समय हमने उस चिट्ठी के फोटो लिए। 30 नवंबर को जब काले कानून वापस हो चुके थे, हमने उस चिट्ठी के फोटो लिए। वहां पे हम बिल्कुल नाम के साथ बता रहे हैं, वहां पे बीकेयू चढ़ूनी के राकेश बैस भी मौजूद थे, उन्होंने भी उस चिट्ठी के फोटो लिए। वहां पे उस समय बीकेयू टिकैत का हिस्सा धर्मेंद्र मलिक भी मौजूद थे, उन्होंने भी उस चिट्ठी के अपने फोन में फोटो लिए। हम वहां मौजूद थे, हमने भी वहां फोटो लिए। हमारे लिए एक बहुत बड़ा वो धक्का था। हमने उस मुद्दे को उठाया कि आप लोगों ने किससे पूछ के ये चिट्ठी लिखी, सिलेक्टेड लोगों ने। जब बार बार हमने पूछा तो सामने से जवाब देने की बजाय वो थोड़ा नाराजगी दिखाने लगे। साथियों, उसके बाद लगातार 7 से 8 महीनों तक
हमने इस बात को कहीं भी मीडिया के सामने नहीं लाया, क्योंकि हम सब लोगों ने मिलजुल के अपने खून पसीने से इस एसकेएम को तैयार किया था। हम चाहते थे कि एसकेएम के अंदर एसकेएम की मीटिंग में ये मुद्दे उठाए जाएं और इन मुद्दों पे बातचीत करके सर्वसम्मति से फैसले लिए जाएं, जिन्होंने गलत काम किया उनके ऊपर एक्शन लिए जाएं। लेकिन बार बार हमारी बातें दबाई गई। उसके बाद हमने 4 तारीख को 4 जून को जो संगठन ना तो चिट्ठी लिखने में शामिल थे, जो संगठन ना पॉलिटिक्स में शामिल थे, उनकी एक रतिया हरियाणा के फतेहाबाद के रतिया में बैठक बुलाई। वहां पे हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के 30 से अधिक संगठन शामिल हुए और हमने ये तय किया कि हम मिलजुल के एसकेएम की मीटिंग में इन मुद्दों को उठाएंगे। उसके बाद 25 तारीख को, उससे पहले एक बात और बता दूं, 8 जून को आपको याद होगा, 8 जून को एक एसकेएम की बैठक होनी थी, जिस बैठक को कैंसिल कर दिया गया। वो बैठक दूसरे साथियों ने इसलिए कैंसिल की क्योंकि रतिया में बैठक में हमने मुद्दे यूनाइटेड होकर उठाए थे। उसके बाद वहां से ये जवाब आया कि भाई इन मुद्दों पे पहले पंजाब के संगठनों से बातचीत करेंगे, फिर बड़ी मीटिंग बुलाएंगे। लेकिन पंजाब के संगठनों से कोई बातचीत नहीं करी गई। 25 तारीख को, 25 जून को बठिंडा में फिर दोबारा से बैठक होती है। उस बैठक में यह तय किया गया कि अपने मुद्दों को लेके हम जो बाकी एसकेएम के साथी हैं उनको एक पत्र लिखेंगे। वो पत्र हमने 28 तारीख को लिखा, जिस पत्र में हमने ये बातें उठाई। हमने ये कहा कि भाई जो भी व्यक्ति चिट्ठी लिखने के आरोपी हैं उनको मीटिंग में तो बुला लिया जाए। पहले पंजाब के साथियों का यह था कि मीटिंग में बुलाया ही ना जाए, लेकिन हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, अन्य प्रदेश के साथियों ने बातचीत करके तय किया कि भाई चलो उनको बुला तो लिया जाए, क्योंकि पंचायत में जिसके ऊपर आरोप होते हैं उसको भी बुलाया जाता है। उनको बुला लिया जाए, लेकिन चर्चा के बाद जिसके ऊपर चिट्ठी लिखने का दोष साबित हो जाए उसको फैसला लेते समय वोट देने का अधिकार ना दिया जाए। ये हमने लिखित में चिट्ठी लिखी। दूसरा, हमने कहा कि किसी भी राजनीतिक संगठन को ना बुलाया जाए जो चुनाव में शामिल हुए हैं। लेकिन हमारी उस चिट्ठी का जवाब देने की बजाय उनमें से कुछ लोगों ने वो चिट्ठी व्हाट्सएप ग्रुप और मीडिया के अंदर वायरल कर दी। उसके बावजूद हम चुप रहे। हमने 2 तारीख को दोबारा नॉन पॉलिटिकल संगठनों ने गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब में बैठक करी। पूरे दिन चर्चा करने के बाद हमारे मन की इच्छा ये थी कि एसकेएम की एकता, एसकेएम की यूनिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, वो खंडित नहीं होनी चाहिए, वो टूटनी नहीं चाहिए। हमने 2 तारीख की शाम को फिर उनको लेटर लिखा दूसरे साथियों को। लेकिन उस समय तक आपको ये बात बता दूं, एक नया नियम ला दिया गया उन कुछ साथियों द्वारा। उन्होंने कहा कि भाई जिस संगठन के, मान लो 10 राज्यों में संगठन है जिसका, तो उसका हर राज्य से एक आदमी मीटिंग में बुलाया जाएगा। जबकि जब आंदोलन चला तो एसकेएम की मीटिंग का नियम यह था कि हर संगठन से मात्र 2 आदमी बुलाए जाएंगे। हमने ये सवाल उठाया कि मान लीजिए कोई संगठन है, वो बेशक 5 जिलों में हो एक स्टेट के, लेकिन वो 50,000 लोगों की मोबिलाइजेशन करता है। और दूसरी तरफ एक संगठन है जो अपने आप को 20 राज्यों का संगठन बताता है, लेकिन वो 2000 की मोबिलाइजेशन नहीं कर पाता। तो 5 जिलों का संगठन बड़ा है, ना कि वो 20 राज्यों वाला। तो हमने कहा कि जो नियम चलते आए हैं वही नियम चलाए जाए और मात्र 2 ही लोगों को हर संगठन से बुलाया जाए। नहीं, इस पे ये बताना, सर 1 मिनट, ये बताना बड़ा जरूरी है। ये सारी शॉर्ट कर रहे हैं। हमारा ये कहना है, खत्म कर रहे हैं हम अपनी बात को। उसमें हमने बार बार उनको ये कोशिश करी कि हमारी मांगों को सुना जाए, लेकिन जब उन्होंने नहीं सुना तो उसके बाद 12 तारीख को नॉन पॉलिटिकल संगठनों ने बैठक बुलाई। और अंतिम बात हम ये कहना चाहते हैं कि देखिए, ये मामला तय हुआ था कि एसकेएम नॉन पॉलिटिकल रहेगा, लेकिन एसकेएम के अंदर 3 तारीख की बैठक में पंजाब के उन 6 संगठनों को बुलाया गया जिनके प्रतिनिधियों ने डायरेक्ट इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था, उनको बुला लिया गया। लेकिन हरियाणा से एक साथी गुरनाम सिंह, जो डायरेक्ट इलेक्शन नहीं लड़े लेकिन जिन्होंने सिर्फ पार्टी बनाई थी, दूसरों को इलेक्शन लड़ाया था, उनको उस आधार पे बाहर रख दिया गया कि ये पॉलिटिकल हैं, जबकि जो डायरेक्ट इलेक्शन लड़े उनको वापस बुला लिया गया। हमारा ये स्पष्ट कहना था कि नॉन पॉलिटिकल रहना चाहिए एसकेएम, और नॉन पॉलिटिकल का नियम सबके ऊपर सख्ती से एक तरीके से लागू किया जाना चाहिए, कोई भी दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए। तो साथियों, बड़े दुखी मन के साथ आपसे हमने ये बात साझा करी है। हम एसकेएम की मजबूती के लिए, किसान आंदोलन की मजबूती के लिए काम करते रहेंगे। उसके लिए 2 बड़े प्रोग्राम आगे तय भी किए हैं जो आदरणीय डल्लेवाल भी रखेंगे। धन्यवाद। डल्लेवाल साहब, नाम दस्यो जी ना संगठन दी चिट्ठी है ਤੇ ਨਾਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਹੈ? ਹਾਂ, ਬਹੁਤ
ਜੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ देखो अपने आप स्पष्ट होने पहली तो गल मगर साढ़े दो पत्रकारों का सवाल है कि उन्होंने ना दसो जी चिट्ठी लिखण वालियां ने जो साढ़े नाल 8 नवंबर की मीटिंग दे विच राज्यपाल साहब ने मन्निया। मैं उही गल दसूंगा तुहानू। राज्यपाल साहब ने गल कही कि कुलवंत संधू की गलबात दो मंत्रियों नाल चल रही है, हरमीत कादियां दी श्री रवि शंकर नाल गल चल रही है और बूटा बुरजगिल की गल राह दे चीफ नाल चल रही है और मैं उस मीटिंगां दे विच नाल हुन्ना है। एक नंबर 2 जो मेरा सवाल सीगा भी मेरा चिट्ठी की गल की है जी, उत्थे मेरे मनते ने कि जो साडी उत्थे उन्हां नाल गलबात हुंदी है, गल पत्रकार भी ध्यान नाल समझ लिओ कि जो साडी उत्थे गलबात हुंदी है फिर जिहड़ियां गल्लां ते सहमति होई वो असीं सहमति लिख के दित्ती है। ये चिट्ठी ਇਹਦਾ मतलब ਉਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ चिट्ठी लिख के ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 32 ਚੋਂ ਕੌਣ? ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਾਂ ਜੇਕਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਰੀਕੀ 'ਚ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ 32 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਪਲਿਟ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਲਵਿੰਦਰ ਰਾਜੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਉਹ ਖੜੇ ਨੇ। ਕੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ? ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ भोग सिंह मानसा का मानसा संगठन सी, वो संगठन ने भोग सिंह ही करता, वो संगठन साडे नाल खड़ा है। इधर कादियां वाले बैठे ने, किथे ने वो बैठे ने, वो खोसा साहब आ खड़े ने तुहाडे सामने भंगू साहब होरी। इन्हां ने जिस वेले कादियां ने लैन खिंची ते इन्हां ने लैन खिंच ली कि असीं चोणां ना लड़न वालियां दे विच आ, चोणां लड़न वाले नहीं आ। सो मेरा कहण दा भाव है जिहड़े